क्योंकि खबर आ रही है घाटी के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर को लेकर, जहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है और अनंतनाग के हल्कान गली इलाके में चल रही मुठभेड़ अनंतनाग में ही बाकी आतंकियों की तलाश और तेज कर दी गई है। खबर श्रीनगर में सेना के बड़े ऑपरेशन को लेकर, जहां खानियार इलाके में एनकाउंटर हो रहा है और सुरक्षा बलों ने आतंकियों का घेराव कर दिया है। श्रीनगर सिटी में करीब 2.5 साल बाद आतंकियों के साथ एनकाउंटर को लेकर खबर आ रही है। तो सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन को देखते हुए फिलहाल इस वक्त की लेटेस्ट न्यूज ये है कि अब इलाके में घेराबंदी की जा चुकी है और ये खानियार इलाका बताया जा रहा है, जहां पर एनकाउंटर को लेकर भी खबर मिल रही है। थोड़ी देर पहले की ही आपके सामने ये वो तस्वीर है जिसे जरा गौर से देखिए कि किस तरीके से लगातार हो रही फायरिंग की आवाज भी इसमें साफ सुनाई दे रही है। तीन जगहों पर चल रहे ऑपरेशन को लेकर इस वक्त खबर है। श्रीनगर के खानियार इलाके में मुठभेड़ को लेकर खबर है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से फिलहाल सुबह से एनकाउंटर को लेकर श्रीनगर से खबर सामने आ रही है, महराज अहमद हमारे सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए हैं और कुछ देर पहले की उनकी ये रिपोर्ट देखिए। हम श्रीनगर में स्थित खानियार मुठभेड़ स्थल के पास है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटेंस फायरिंग अभी देखी जा रही है दोनों ओर से। अगर आप कहे जो सूत्रों का कहना है, मिलिटेंट्स अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह बदल रहे हैं, जिसके चलते जो है सुरक्षा बलों को इस ऑपरेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जो फायर फाइट है वो अभी चल रही है। बता दें आपको, आज सुबह ही ये एक स्पेसिफिक इनपुट के बिना पर जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसके बाद जैसा कि अभी भी जो है फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। बता दें 1 से 2 के मिलिटेंट जो है यहाँ पे छुपे होने की जो है संभावना जताई जा रही है। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ जो है ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है और निसंदेह बता दें कि जो अभी कहा जा सकता है कि कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिशमेंट के बाद से फायरिंग सुनी जा रही है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अंदर छुपे हुए मिलिटेंट है वो काफ़ी ट्रेंड है और निसंदेह इस ऑपरेशन में कुछ समय और लग सकता है। तो लगातार चल रहे इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी और इरफान कुरैशी मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल ऑपरेशंस को लेकर खबर आ रही है, कैसे आतंकियों का घेराव कर उन्हें ढेर कर दिया गया है, इस बारे में करूं सवाल। उससे पहले कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर को लेकर भी अपडेट, जहां पनहार इलाके में चल रहा है एनकाउंटर और कई आतंकियों के छिपे होने की जानकारी यहां भी है। आपको बता दें इसी सर्च ऑपरेशन में ड्रोन की कैसे मदद ली गई, इस बारे में भी अपने सहयोगी से करूंगी बात। उससे पहले फिलहाल खबर यह है आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था, जानकारी थी, यही वजह है कि पनहार इलाके में भी घेराव किया गया और एनकाउंटर को लेकर यह खबर सामने आ रही है कश्मीर के बांदीपुरा से। इरफान कुरैशी इस वक्त हमारे साथ हैं। इरफान, इस वक्त ऑपरेशन को लेकर फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि घाटी में ही 3 जगहों से एनकाउंटर को लेकर खबर बढ़ी है और आतंकियों की घुसपैठ को देखते हुए यह सवाल इसलिए क्योंकि इनपुट बदलते मौसम की आड़ में घुसपैठ को लेकर भी है। देखिए, पहले मैं आपको मुठभेड़ की जगह पे दिखाऊं तस्वीरें। यहाँ पर एंटी राइट्स डिप्लॉयमेंट को भी बुलाया गया है, मीडिया को पीछे अब कर दिया जा रहा है और ये तस्वीरें यहाँ पर एहतियातन आपको दिखाऊं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और अब क्योंकि फाइनल असॉल्ट की तैयारी है तो इस वजह से इस पूरे इलाके को खाली कर दिया जा रहा है। 1 से 2 आतंकी इस जगह पर खानियार इलाके में यहाँ ट्रैप्ड थे, उनका जो है अब फाइनल असॉल्ट के बाद जो है पुष्टि की जाएगी कि क्या वो मारे गए हैं या नहीं। दूसरा ऑपरेशन अनंतनाग में चल रहा था जहां पर 2 आतंकियों को मारा गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये एंटी राइट्स डिप्लॉयमेंट बुला दिया गया ताकि कानून व्यवस्था को यहां पर सही रखा जाए। मीडिया को आप देख सकते हैं कि पीछे धकेला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस इलाके को खाली की जाए। ये तमाम जम्मू कश्मीर के एंटी राइट्स डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। तीसरा ऑपरेशन बांडीपोरा में चल रहा है जहाँ पर मैसिव ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देखिए कि अब जो है पूरे इलाके को खाली कर दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ देर पहले मीडिया आगे तक जो है वो कवर कर रहा था, अब आप देख सकते हैं हाथों में यहाँ पर एंटी राइट्स गेयर्स जो है वो पुलिस एहलकारों के हाथ में है। तो तनावपूर्ण तस्वीरें हैं
बड़ा ऑपरेशन है। करीबन 2.5 साल बाद इस तरह का ऑपरेशन देखने को मिला है। टेयर गैस के लिए भी सामान आप देख सकते हैं। एंटी टेररिस्ट डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस का जो है उनके हाथ में है। बल प्रयोग की तैयारी है, यानी कि ये डाउनटाउन का इलाका है, हसास इलाका है, इस वजह से तमाम तैयारियां रखी गई हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर यहाँ अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं मीडिया को, क्या आप पीछे जाइए, हमारे साथ कोऑपरेट करिए। और ये साफ तौर पर अब जो है यहाँ पर ऑपरेशन को जो है लास्ट फाइनल स्टेज पर लाने की कोशिश की जा रही है। मुर्तज़ा तस्वीरें दिखाएं आप, यहाँ पर अब जो है इस पूरे इलाके को मीडिया से भी खाली किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस की है। यहाँ पर मैसिव ऑपरेशन, लंबी कतारें जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की गाड़ियों की यहाँ पर है। बड़ा डिप्लॉयमेंट है। आप देख सकते हैं कि लगातार हमें इशारा किया जा रहा है कि आप पीछे जाएं। तो कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का प्रोटोकॉल भी है, एसओपी है, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस को फॉलो करना पड़ता है ताकि कोई कैजुअल्टी ना हो या कोई सिविलियन यहाँ पर हताहत ना हो। उसके चलते आप देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच ये रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर ये ऑपरेशन जो है किया जा रहा है। सीधे आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, इस तरफ आप देख सकते हैं लगातार मैसिव फायरिंग वहाँ से सुनने को मिल रही थी। अब ये पूरा इलाका दूर दूर तक मुर्तज़ा अगर दिखाएं खाली कर दिया गया है और मीडिया को काफ़ी पीछे कर दिया गया है। जी चलिए, तो TV9 भारतवर्ष सीधे आपको तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। खानार इलाके में इरफान की मौजूदगी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन अचानक मुठभेड़ में तब्दील हो गया, क्योंकि इसी इलाके में आतंकियों के छिपे होने को लेकर इनपुट था। लेकिन इस बीच एक और अपडेट, क्योंकि कश्मीर एनकाउंटर पर अब फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है, जहां आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, ये बात कही गई है। आतंकियों को मारना नहीं, पकड़ना चाहिए। आतंकियों को पकड़कर पूछताछ करनी चाहिए। इसमें एक बात जरूर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का पलटवार, केंद्र से मिलकर काम करें फारूक। कल तक ऐसे लोगों के साथ थे फारूक ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। यानी बहुत साफ है कि सत्ता के बाहर रह के बयान देना, उनके कई बयान बहुत आलोचना योग्य, गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्र हित के विरुद्ध थे। मुझे लगता है अब पावर में आने के बाद उन्हें हो सकता है इस बात का एहसास हो रहा हो। तो ये उनके बदलते हुए नजरिए का प्रतीक है कि देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि अब उमर अब्दुल्ला की सरकार उसी दृढ़ता के साथ उन विदेशी शक्तियों को जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहती हैं, उनका दमन करने में, उनका शमन करने में मोदी सरकार का सहयोग करेगी। चलिए, इस बीच आपको बता दूं, इसी बड़ी खबर पर चर्चा के लिए इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ हैं। और आगे जिस तरीके से वॉर जोन की तमाम बड़ी खबरों का भी मैं रुख करूंगी, आपको बता दूं प्रोफेसर संतेश कुमार सिंह फॉरेन एक्सपर्ट भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन श्रीवास्तव, सवाल पहले आपसे, मैं मानती हूं कि जिस तरीके से सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उन्हें पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला का ये बयान ये कहते हुए साफ तौर पर कि इनको मारना नहीं चाहिए। हालांकि इस मामले पर बीजेपी के घेराव को लेकर सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से क्या कहा गया ये भी देख लिया, लेकिन अब जिस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 3 अलग अलग जगहों को लेकर ये इनपुट है, क्या ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है कि ये टाइमिंग यहां भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसे बदलते मौसम को देखते हुए ही ये घुसपैठ की कोशिश करते हैं? और यही वजह है कि इस वक्त सेंट्रिक तौर पर हम देख रहे हैं कि कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। हाँ बिल्कुल, देखो सुरभि, इसमें कोई शक नहीं कि बर्फ पड़ने से पहले आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करेंगे पासिस पे, क्योंकि जब बर्फ पड़ जाती है तो फिर पासिस बंद हो जाते हैं, फिर इन्फिल्ट्रेशन होना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली कश्मीर घाटी में। मगर आप देखें, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है
कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के आईएसआई से। उनको लगता है कि कश्मीर की जो गेम थी उनकी खत्म हो गई है। यहाँ पर अमन शांति है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, फिर असेंबली इलेक्शन हुए, तो एक प्रकार से अमन शांति और डेवलपमेंट का माहौल है। तो ये इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये किसी प्रकार से टारगेट किलिंग करना चाहते हैं। मगर ये जो आतंकवादी आए हैं ये सारे के सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं, ये वेल ट्रेन है, ये अफगानिस्तान में भी लड़ चुके हैं, ये M4 कार्बाइन से लैस हैं और इनका मकसद यही है कि किसी तरीके से एक प्रकार आतंकवाद को दोबारा लाना, और ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं, ये इनोसेंट माइग्रेंट्स के पीछे जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से 3 इनकाउंटर इकट्ठे चले हुए हैं, एक अनंतनाग में है जो कि साउथ कश्मीर में, फिर श्रीनगर में, फिर बांदीपुरा में नॉर्थ कश्मीर में, तो एक प्रकार सारे इलाके को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान की आईएसआई। देखो ये भी सच्चाई है सुरभि कि जो कश्मीर घाटी में 50 से ज्यादा टेररिस्ट नहीं है। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद की बिल्कुल लीडरशिप खत्म हो गई थी, मगर अब वो फ्रेश लीडरशिप भेजने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मुझे लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल हुई होगी, तभी ये आतंकवादी बढ़ रहे हैं। सर, इनफैक्ट हमारे सहयोगी ही लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, जिन्होंने बताया था कि किस तरीके से घाटी को अशांत करने के लिए घुसपैठ को लेकर भी बड़ा इनपुट था, इसीलिए अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, क्योंकि कश्मीर पर ही खुफिया सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर यह आई कि कश्मीरी युवाओं पर आतंकी संगठनों की नजर है और कश्मीरी युवाओं की भर्ती करना चाहते हैं आतंकी संगठन। अब लश्कर और हिजबुल करना चाहते हैं युवाओं की भर्ती, और चीनी ऐप के जरिए युवाओं को जिस तरीके से झांसा दिया जा रहा है उसको लेकर लगातार डिटेल्स भी सामने आ रही है। एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने उस आधार पर रखते हैं, जहां जानिए किस तरीके से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और कश्मीरी युवाओं को भर्ती करने की ये फिराक में बताए जा रहे हैं। चीनी ऐप के जरिए कश्मीरी युवाओं को झांसा तक दिया जा रहा है। आतंकी संगठन एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया ऐप्स के ही जरिए युवाओं तक पहुंच बढ़ा रहे हैं। युवाओं को प्रभावित करके अपना स्थानीय नेटवर्क तैयार करने की एक बड़ी कोशिश बताई जा रही है। और कश्मीर घाटी में बर्फबारी से पहले, जिसका मैं सवाल के दौरान भी जिक्र कर रही थी, क्योंकि एक बड़ा इनपुट है कि किस तरीके से घुसपैठ करने की फिराक में है आतंकवादी। हालांकि 150 से 200 आतंकवादी लॉन्च पैड पर तैयार तक बताए जा रहे हैं। TV9 संवाददाता इरफान कुरैशी की एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सुरक्षा बल, CRPF लगातार इस इलाके में फिलहाल कॉर्डन किए हुए हैं और अंदर ऑपरेशन चल रहा है। ये पूरी जो तस्वीरें हैं श्रीनगर के खानियार डाउनटाउन इलाके से आपको हम सटीक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और बड़ा ऑपरेशन इसलिए भी कहेंगे क्योंकि श्रीनगर में करीबन 3 साल बाद इस तरह का मुठभेड़ जो है देखने को मिला। पिछला लास्ट मुठभेड़ जो शहर श्रीनगर में देखने को मिला वो अप्रैल 2022 को बिशमनगर इलाके में मुठभेड़ देखने को मिला। और अब सुरक्षा बलों को एक स्पेशल सूचना के आधार पर जो है ये ऑपरेशन जो है शुरू किया गया, और एक रिहायशी इलाका है, काफ़ी घना इलाका भी है। उसके चलते CRPF के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार इस ऑपरेशन का हिस्सा है और कोशिश ये है कि ये ऑपरेशन जो है बहुत जल्द ख़त्म किया जाए। बडगाम में कल 2 प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारकर जो है गंभीर रूप से घायल किया। उससे पहले साउथ कश्मीर में भी इसी तरह का हमले देखने को मिले। सोनमर्ग के गगनगिर इलाके में एक बड़ा हमला जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर देखने को मिला। गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर हमले देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं बड़ा सुरक्षा चैलेंज, और आप देख सकते हैं छोटी छोटी लाइन्स और बाई लाइन्स यहाँ पर है जिसे सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में रखा हुआ है और लगातार अंदर तक जो है डिप्लॉयमेंट रखा गया है। और क्योंकि आगे जाकर ही ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के कई अहम प्रोजेक्ट्स की जानकारियां जुटाई हैं और जम्मू कश्मीर का रेलवे ट्रैक पाकिस्तान चीन की नजर पर। और आपको बता दें, इस बीच चिनाब ब्रिज पर चीन पाकिस्तान की नजर को लेकर सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। चिनाब ब्रिज पर खुफिया जानकारियां जुटाई गई हैं। चीन पाकिस्तान ने ये खुफिया जानकारी जुटाई है। तो पाकिस्तान और चीन की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जम्मू कश्मीर के कई अहम प्रोजेक्ट्स की जो जानकारी जुटाई है। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर का रेलवे ट्रैक पाकिस्तान चीन के निशाने पर है। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा है चिनाब ब्रिज पर। देश का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज दुश्मनों की निगाह में। खुफिया अलर्ट मिला है कि चिनाब रेलवे ब्रिज की जानकारी पाकिस्तान और चीन की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जुटाई है और जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के लिए यह महत्वपूर्ण चिनाब ब्रिज का हाल ही में ट्रायल शुरू हुआ है। चीन और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम सामने आने के बाद मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है।
इस बीच एक बड़ी खबर अब कानपुर से सामने आ रही है, जहां सीसामऊ से एसपी प्रत्याशी के खिलाफ फतवा और नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। मनखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की थी, तस्वीर भी उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने फतवा जारी कर दिया है। नसीम सोलंकी से तौबा करने और कलमा पढ़ने को कहा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने फतवा जारी करते हुए क्या कहा, सुनिए। महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है, और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। अमेरिका मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर तैनात करेगा। हालांकि B-52 बॉम्बर की तैनाती को लेकर लिया गया फैसला, पेंटागन का ये आदेश आखिर है क्या? इनपुट आपके सामने, क्योंकि मध्य पूर्व के हालात को देखते हुए अमेरिका की तैयारी को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल मध्य पूर्व में अमेरिकी हथियारों की बड़ी तैनाती को लेकर खबर क्या है, जानिए। खबर यह है कि अमेरिका को मध्य पूर्व में विस्फोटक स्थिति होने का अंदेशा है और ईरानी डिफेंस सिस्टम के खिलाफ अमेरिकी मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर की तैनाती को लेकर खबर सामने आ रही है। डॉक्टर सिंह, सवाल आपसे होगा, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए B-52 बॉम्बर की तैनाती का मतलब समझना जरूरी है। साथ ही खबरें USS अब्राहम लिंकन युद्धपोत की भी अहम लोकेशंस पर तैनाती को लेकर संभव बताई जा रही हैं और लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन की तैनाती भी की जा सकती है। सवाल करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिकी तैनाती के मायने भी एक बड़ा सवाल है कि इसके मायने क्या हैं। इजरायल ईरान तनाव से मध्य पूर्व के हालात जिस तरीके से और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं, इसलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहां अमेरिका इजरायल को बैकफुट पर रहने की नसीहत तो दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से मध्य पूर्व के हालात को देखते हुए ईरान लगातार आक्रामक नजर आ रहा है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। अमेरिका को महायुद्ध का अंदेशा है, इसलिए अब B-52 की तैनाती को लेकर ये खबर समझना जरूरी है। जहां इजरायल ईरान युद्ध की स्थिति में अमेरिका जाहिर सी बात है एक स्ट्रैटेजिकल पार्टनर होते हुए अहम रोल भी अदा करेगा। डॉक्टर सिंह, अमेरिका का ये फैसला क्या संकेत दे रहा है? क्या वाकई वो भी ये मानता है कि आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है? सुरभि, निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। मिडिल ईस्ट में जो वार चल रहा है, जो ऑन गोइंग वार है बेसिकली, ये धीरे धीरे अपना स्वरूप बड़ा करता जा रहा है। निश्चित रूप से ये सत्य है, लेकिन आप एक बार समझने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं कि ईरान की जो इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे वार में अभी पहली बार सामने आया है। आप देखेंगे शुरू से ही इजराइल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो आर्गुमेंट है वो यही है, चाहे वो लेबनान हो, चाहे यमन हो, चाहे सीरिया, कोई भी जो कंट्री है, हमास भी, दे आर बीइंग बैक्ड बाय ईरान। उनका कहने मतलब पूरा ईरान है उनको बैक कर रहा है, हर तरह सपोर्ट देता है। तो हमारा मेन जो टारगेट है वो ईरान है, लेकिन ईरान खुद सामने कभी नहीं आने की कोशिश करता। लेकिन पिछले एक महीने में जिस तरह ईरान खुलकर सामने आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो रिस्क एनालिसिस कर रहा है, उसका कितना ज्यादा इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, उसके देश को कितनी क्षति पहुंचेगी, उसका बहुत असेसमेंट कर रहा है, उसको वो जज करके ही आगे बढ़ रहा है। आप देखिए जिस तरह इजराइल पिछले एक साल में पूरे वार में इन्वॉल्व है, उससे उसको एक बार समझ में आ गई इजराइल की स्थिति वो पहले वाली अब नहीं रह गई, क्योंकि एक साल में उसकी आर्मी भी बहुत वीक हुई है, उसके आर्मामेंट घटे हैं, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत बृहद रूप में हुई, चारों तरफ फैल रहा है वो। तो कहीं न कहीं ईरान को एक मौका मिल गया कि इजराइल पे अटैक करने का या फिर ज्यादा एग्रेसिवली काम करने का। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको यह समझना कि इजराइल के पीछे है कौन। आप देखिए इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, जो हमेशा शुरू से ही इजराइल को तो ये भी बोलता रहा है कि इजराइल के ऊपर बढ़ते खतरे की वजह से ही इस वक्त अमेरिका ये फैसला ले रहा है। ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि ईरानी खतरे के मद्देनजर इजराइल में जिस तरीके से सुरक्षा कड़ी की जा रही है। एक और खबर है, इजराइल ने देश की सुरक्षा की अब समीक्षा की है और नए इलाकों में एयर डिफेंस लगाए जाएंगे। इस बारे में फिलहाल क्या खबर सामने आ रही है? सिवात सर, सवाल आपसे होगा, क्योंकि ईरान से खतरे को देखते हुए क्या अब इजराइल में भी डर है? इजराइल ने
अहम ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर फैसला किया है। नए सिरे से एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर भी खबर है और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा जिस तरीके से कई गुना बढ़ाई जा रही है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी उपाय किए गए हैं और साथ ही इजरायल को ईरान से हमले का खतरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है। शिवाज सर, ये तो सवाल तब भी उठा लिया गया था कि ये मुमकिन कैसे हो पाया कि आपके प्रॉक्सी सीधा तेल अवीव तक टारगेट करने में कामयाब हो रहे हैं और ईरान से बढ़ता खतरा ही क्या अब अमेरिका की तरफ से लिया गया फैसला भी इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान डायरेक्ट इजरायल को टारगेट कर सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि 5 नवंबर से पहले जब इलेक्शन होने प्रेसिडेंट के अमेरिका में, ईरान पलटवार करेगा और ईरान इस बार डायरेक्ट नहीं करेगा। हो सकता है वो जो अपने प्रॉक्सी हैं इराक से या सीरिया से कराएगा, मगर ये सच्चाई है कि खतरा बड़ा है इजराइल को और जो आयरन डोम सिस्टम है वो किसी हद तक ही मिसाइल और ड्रोन्स को एक प्रकार न्यूट्रलाइज कर सकता है 70 to 80%। तो उसके लिए अमेरिका ने पहले इनको पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम दिया, अभी थर्ड दिया टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जिससे जो मिसाइल रॉकेट जो फायर होते हैं ईरान की तरफ से और उसकी प्रॉक्सी की तरफ से, चाहे वो हिजबुल्लाह की तरफ से, चाहे सीरिया से, इराक से, उनको वो न्यूट्रलाइज कर सके। अब सच्चाई यह है कि यूं तो ऐसा लगता था कि ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, वो बच रहा है इस लड़ाई के अंदर क्योंकि उसकी इकोनॉमी अच्छा नहीं करी। जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, जो जस्कियान, वो एक मॉडरेटर हैं, मगर जिस प्रकार से उनको 26 अक्टूबर पे हमला हुआ है इजराइल की तरफ से ईरान में, तो अब ईरान अंडर प्रेशर है। डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उसको कुछ ना कुछ करना है और ये सुनने में आया है अगर कि ईरान हो के सकता है वो लिए डायरेक्टली अस्तित्व खुद की ना भी करे। लड़ाई है सर, तो सवाल उस आधार पर आपसे आगे करूंगी क्योंकि इजरायल पर कभी भी अब बड़े हमले को लेकर एक और खबर आई जहां इजरायल पर फिर हमले की तैयारी में ईरान बताया जा रहा है और खमेनेई की सेना को हमले के लिए बाकायदा हरी झंडी भी मिल गई है। अब वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये खबर क्या है जान लीजिए, क्योंकि इजरायल पर काउंटर अटैक की बारी जहां खमेनेई ने हरी झंडी दे दी, उसको लेकर खबर यह है कि किसी भी वक्त इजरायल पर हमला बताया जा रहा है और खमेनेई ने सिक्योरिटी काउंसिल के साथ बैठक की है। खमेनेई ने जवाबी हमले की तैयारी करने को भी कहा है और खमेनेई ने यह तक कह दिया कि इजरायल को हमले का जवाब देना ही होगा। हालांकि हमले से पीछे हटना हार स्वीकार करने जैसा होगा और इजरायली एयरबेस पर हमले के आदेश को लेकर जो खबर सामने आ रही है, इसको लेकर सवाल करने से पहले एक और दावा, और ये खमेनेई के करीबी कमाल खर्राजी के दावे को लेकर खबर सामने आई है, जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है और कह दिया है कि हम कभी भी बना सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। अब इजरायल ईरान के बीच एटमी युद्ध की आशंका जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उस दौरान ये जो दावा किया जा रहा है, फिलहाल इसके बारे में अब एटम बॉम्ब पर ईरान का ये बयान क्या है जान लीजिए। जहां पश्चिम में जाहिर सी बात है कोहराम, क्योंकि SCFR चीफ ने एटम बॉम्ब पर यह बयान दिया है। ईरान के पास एटम बॉम्ब बनाने की क्षमता है, हम कभी भी बना सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, और अब ईरान अपने परमाणु सिद्धांत में भी बदलाव करेगा। बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज बढ़ाने पर भी काम शुरू हो चुका है और मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाने का ये जो टारगेट रखा गया है, शिवाज सर अब ये भी समझा दीजिए, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात तो हम फिलहाल अभी तक दूसरे फ्रंट की बात करते थे, लेकिन इसकी परमाणु क्षमता को देखते हुए लिए जा रहे फैसलों के बारे में तो दावे पहले भी कर दिए गए हैं। क्या ये पुख्ता हो जाता है इस तरीके का बयान सामने रखने के बाद? हाँ देखो, सच्चाई ये समझनी पड़ेगी, ईरान और जो इजराइल का बॉर्डर नहीं मिलता, इनके अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर का गैप है, इसलिए जो ईरान से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं उनकी रेंज 2000 से ज्यादा होनी चाहिए। यूं तो ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी उसने फतह 1 को छोड़ा था और यह सच्चाई है कि ईरान अब पूरी तैयारी कर चुका है कि वो पलटवार करेगा। आपने बहुत सही बोला, आयतुल्लाह अल खमानी जो सुप्रीम लीडर है उसने गो हेड दे दिया है। ये कहां से करेगा, ईरान से करेगा या इराक से करेगा या सीरिया से, ये समय बताएगा, मगर ये सच्चाई है क्योंकि उसको एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करना है, ना इसको पलटवार करना मतलब हार मानना होगा, ये होगा। इसमें दूसरी बात जो न्यूक्लियर हथियार की बात है, मुझे लगता है कि ईरान काफी दिनों से बहुत करीब था न्यूक्लियर हथियार बनाने के, और जब वो पहले बहुत एक बार और नजदीक आया था तो उस समय इजराइल और अमेरिका ने उसके जो डिस्ट्रॉय किया था, उसके बाद उसको लेसन सीख लिया, उसने ग्राउंड में टनल के अंदर बनाया है न्यूक्लियर हथियार। और मुझे लगता है जो ये बात आई है कि हो सकता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के कगार पे है, ये बात बिल्कुल सच हो सकती है क्योंकि वो बहुत नजदीक था, इसकी कोई शक और क्षमता नहीं, तभी तो
अगर आप देखें JCPO, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको ईरान डील बोलते हैं, उससे डोनाल्ड ट्रंप निकला था क्योंकि उनको शक था कि ईरान मूर्ख बना रहा है, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है। तो दो तरीके से इस बात को समझ लेती हूं सर। सकता। शुरुआत में आपने अमेरिकी इलेक्शंस की तारीख की बात कर ली, तो डोनाल्ड ट्रंप की नीति ईरान के खिलाफ जिस तरीके से रही है वो भी एक बड़ा सवाल रहेगा संतेश सर आपसे। और दूसरा ये कि किस तरीके से इजराइल सीधे तौर पर अब न्यूक्लियर सेटलमेंट्स या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ही टारगेट करने की योजना बना सकता है। लेकिन उससे पहले ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि लेबनान में जिस तरीके से फिलहाल विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक तस्वीर सामने आई है इजरायली एयर स्ट्राइक में पहुंचे भारी नुकसान की, जहां हवाई हमलों में दर्जनों गाड़ियों में लगी आग की। पहले ये तस्वीर देखिए। तो अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से इस वॉर फ्रंट पर फिलहाल हमलों को इजरायल अंजाम दे रहा है, उसको लेकर तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर ईरान को लेकर इजरायल की योजना क्या है और ईरान की तरफ से इजरायल को टारगेट करने को लेकर आज बड़ी खबरें सामने आई हैं। लेकिन इस बीच लेबनान के दूर दराज इलाकों में हुई बमबारी की भी एक तस्वीर देखिए। एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंग्स को तबाह करने का दावा किया जा रहा है और एक बार फिर से दावा ये कि ये हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं जहां पर हवाई हमलों को अंजाम दिया गया है। अब लेबनान में मचे कोहराम और बारूदी संग्राम को लेकर पहले खबर जानिए, क्योंकि लेबनान के आसमान में उड़ रहे इजरायली जेट्स को लेकर इनपुट है और 48 घंटे से लेबनान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। तायरे, बेका, बेरूत में सबसे ज्यादा तबाही को लेकर खबर है। खबर मारून अल रास आयत अस-शाब में हवाई हमलों को लेकर भी आई है और हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों पर जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया जा रहा है, हिजबुल्लाह के कमांडर्स पर सीधे टारगेट अटैक को लेकर भी खबर है। अब तक लेबनान के कई शहर पूरी तरीके से तबाह भी हो चुके हैं। एक खबर अब किम जोंग ने मिसाइल टेस्ट किया है, इसको लेकर सामने आ रही है और बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया है। 2 दिन पहले हॉसोंग 19 मिसाइल के टेस्ट को लेकर यह खबर आई है और परमाणु मिसाइल है हॉसोंग 19। अब जिस तरीके से परमाणु मिसाइल को लेकर एक बार फिर से परीक्षण किया गया है, दुनिया के सामने वो तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। फिलहाल खबर क्या है जान लीजिए। टेस्ट के वक्त साइट पर मौजूद किम जोंग और ये तस्वीर सामने आई है हॉसोंग 19 मिसाइल के परीक्षण से जुड़ी। फिलहाल इस बारे में जानकारी ये कि सफल परीक्षण एक बार फिर से हुआ है, जो दूरी तय की 1000 किलोमीटर की और उड़ान भरी 86 मिनट तक, ऊंचाई तक पहुंची 7000 किलोमीटर, टारगेट अमेरिका तक हमला। हालांकि ये जिस तरीके से तस्वीरें जारी की जाती हैं सफल परीक्षण के तहत, एक बार फिर से ये वीडियो जरा देखिए। अब ये हॉसोंग 19 के सफल परीक्षण की आप वो तस्वीर देख रहे हैं जो उत्तर कोरिया की घातक परमाणु मिसाइल है, जिसका वीडियो भी लॉन्च किया गया। 선간 전지를 진감하는 굉음과 함께 지구상의 온갖 악과 불의를 다스릴 조선 인민의 화라로 치솟는 열정 의기와 적개심을 채워. तो उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण को लेकर अब सबसे बड़ी खबर यह है कि एक ऐसी मिसाइल को लॉन्च किया गया है जो सीधे अमेरिका तक टारगेट कर सकती है और उत्तर कोरिया की बढ़ती परमाणु क्षमता को देखते हुए ही ये एक और तस्वीर अब दुनिया के सामने। अमेरिकी चुनाव की गर्मी चरम पर पहुंच गई है और महज 3 दिन बाद फाइनल वोटिंग होगी और वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। इससे पहले दोनों उम्मीदवारों ने किस तरीके से पूरा जोर लगा दिया है, बड़ी खबरें आपके सामने, जहां कमला हैरिस के साथ हॉलीवुड की 2 मशहूर हस्तियां भी अब खड़ी हो गई हैं। रैपर कार्डी बी और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज ने कमला हैरिस के पक्ष में जनसभा की है और कमला को अपना पूरा समर्थन दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश में है। बाइडेन के कचरे वाले बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस पर कड़े प्रहार कर रहे हैं। फिलहाल आपको सुनाते हैं कमला हैरिस का कैंपेन ज्वाइन करने के बाद जेनिफर लोपेज और कार्डी बी की तरफ से क्या कहा गया। कमला हैरिस के पक्ष में हॉलीवुड है तो ट्रंप का पक्ष भी कमजोर नहीं पड़ा है और 15 दिन पहले के सर्वे और आज किए गए सर्वे में जमीन आसमान का अंतर भी नजर आ रहा है। करीब करीब हर सर्वे में ट्रंप आगे निकलते नजर आ रहे हैं। एक सर्वे अब पॉलीमार्केट नाम की कंपनी की तरफ से किया गया, जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है और इस कंपनी ने वोटिंग शुरू होने के बाद सर्वे किया और वोट देकर आए लोगों से पूछा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। 61.1% लोग कह रहे हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, जबकि 38.9% लोग कमला हैरिस को राष्ट्रपति बना रहे हैं। प्रोफेसर सिंह, सवाल आपसे उस आधार पर कि क्या यहाँ पर भी महिला फैक्टर बहुत काम करता हुआ आप देख रहे हैं नजर आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर ए लीग सेलिब्रिटी सीधे कमला हैरिस के सपोर्ट में नजर आ रही हैं, हालांकि सर्वेस बिल्कुल ऑपोजिट दिखा रहे हैं, सिचुएशन बिल्कुल अलग है।
जी सुरभि, ये बहुत महत्वपूर्ण आप पॉइंट उठा रहे। देखिए, महिला होने के कारण से वो इलेक्शन जीत जाएंगे ऐसा मानना थोड़ा सा मुझे लगता है अभी ये संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि एक बड़ा नेक टू नेक है। जैसे सर्वे जो दिखा रहा है अभी 61% और 39%, मुझे लगता है वो भी कुछ ज्यादा ही है। किस क्या लॉजिक है, आई डोंट नो, कि हमारे पास वो फैक्ट नहीं है किस बेसिस पे क्या उनका मॉडलिटीज था इस सर्वे करने का। लेकिन ये कहना कि इस पे बेसिस पे कमला जीत जाएंगे या ट्रम्प जीत जाएंगे, कहना थोड़ा जल्दबाजी है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो पॉपुलैरिटी पिछले कुछ दिनों में, अगर मैं बोलूं कुछ महीनों में, ट्रम्प की बढ़ी है, निश्चित रूप से बढ़ी है। और उन्होंने उस हर व्यक्ति, उस हर समूह को टारगेट किया है जहां से उनको लगता है कि वोट बैंक बढ़ सकता है। आप जैसे कल का एग्जांपल उनका लीजिए, डोनाल्ड ट्रम्प का, जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया, हिंदू को लेके, हिंदू हितों की बात किया उन्होंने, जिस तरह से बांग्लादेश की बात किया, वैश्विक स्तर पर हिंदू जो वोट बैंक की बात करते हैं, मतलब हिंदू जहां भी है, समुदाय जहां भी है, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्शन की बात किया। तो उनका टारगेट क्या है? आप देखिए, एक दिवाली का एक इतना महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है भारत में हिंदुओं का, उसको लेके वो ट्वीट करते हैं और इतना लंबा ट्वीट करते हैं जिसमें उन्होंने बखूबी बताया कि मैं हूं प्रोटेक्टर जो प्रोटेक्ट करूंगा और नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर काम करूंगा। तो ये बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं हर छोटी छोटी चीज पर नजर रख रहे हैं जिससे उनका वोट बैंक बढ़ सके। तो एक मैं समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं कि वक्त की थोड़ी कमी है शिवाज साहब। प्रोफेसर सिंह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एक बड़ी खबर का इस वक्त मैं रुख करना चाहती हूं और खबर कर्नाटक से है, जहां वक्फ बोर्ड के पुराने नोटिस को रद्द करने को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम का आदेश, किसानों को मिले नोटिस रद्द। नोटिस पर सीएम सिद्धारमैया ने अब नाराजगी जताई है। वक्फ बोर्ड ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में कहा, किसानों को परेशान ना किया जाए। आमोद राय इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पूरे विवाद के बीच इस खबर का आना मतलब क्या है आमोद जी? देखिए सुरभि, पहले से ही कर्नाटक में लगातार इस बात को लेकर हंगामा हो रहा था और बीजेपी लगातार ये मांग कर रही थी। कल भी बीजेपी ने इस बात को उठाया था और आज भी उठाया गया बीजेपी की तरफ से कि किसानों को बिना मतलब का अगर नुकसान होता है या उनको परेशान किया जाता है तो बीजेपी सड़क पर उतर जाएगी और दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक इसका विरोध होगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से वक्फ के मामले में अधिकारियों द्वारा गलत किया गया और रातों रात जो है वक्फ की प्रॉपर्टी, किसानों की प्रॉपर्टी को घोषित कर दिया गया था, उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी किसानों में थी। और एक गांव, जो पूरा का पूरा गांव इसमें शामिल था, वो कहीं ना कहीं ये मसला पूरे देश भर में जो जा रहा है वो वक्फ के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ भी हो रहा था और बीजेपी इसका फ़ायदा उठाना चाह रही थी। बीजेपी जानती है इस बात को कि वक्फ के पास अगर ज़मीन जा रहा है और उस मुद्दे को उठाया जाता है तो किसानों के साथ साथ आम जनता का भी झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ता है। और इसलिए आज जो फैसला लिया गया है सीएम की तरफ से, सिद्धारमैया की तरफ से, वो आनन फानन में लिया हुआ फैसला है, चूंकि कोर्स करेक्शन की कोशिश इसके तहत की जा रही है। आमोद जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।